इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जीएस पेपर 3 2022। सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे। पेपर 3 में अगर आप देखो तो 5+1 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड साइंस टेक। 6 सब्जेक्ट है जो +1 है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसे हम कभी कभी इन्वायरमेंट के साथ ही कंसिडर करते हैं। तो GS3 को बेसिकली इकोनॉमी का पेपर माना जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, ना ही आपको ये गलती करनी चाहिए। इकोनॉमी पे हम पूरा साल वेस्ट करते हैं, बट इकोनॉमी से मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर 3 है। देखो, पहला है PPP, सिलेबस में एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, वहाँ से आप इसे ट्रेस कर सकते हो। दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ, सिलेबस में यही टॉपिक है। तीसरा है लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे आप मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक में ट्रेस कर सकते हो। बट जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बेसिकली ये GS1 GS2 सोशल इश्यूज़ का टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी वही है, न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं और क्या वो चैलेंजेस हैं, कैसे स्टेप्स इनमें लेने चाहिए। बेसिकली GS2 में ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं, गायरेट्रिक्स पर क्वेश्चन पूछे हैं, हेल्थ पॉलिसी वगैरह। तो ले देकर अगर आप करना ही चाहते हो मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस। देन एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चंस है। कुछ लोग इकोनॉमी एग्री एक मानते हैं, बट हम एग्रीकल्चर सिनॉप्सिस आईएएस में GS1+3 एक साथ देखते हैं। PDS का क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसमें अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस की बात की, तो सिलेबस में ये टर्म भी लिखा है, ये टर्म भी लिखा है। देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले 2 बार पूछा हुआ है, आई थिंक 1 बार पूछा है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एंड DM से एक है सेलुलोज का डिसइंटीग्रेशन की बात की है, तो ये प्रीवियस ईयर तो नहीं, बट हाँ आपके स्टैटिक कंटेंट में मिल जाता है। देन फोटोकेमिकल स्मोक, क्लाउड बर्स्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, देन कोस्टल इरोजन एक नया क्वेश्चन है। देन सिक्योरिटी से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, देन नेशनलिज्म। देन अगला जो टॉपिक है साइंस टेक, पहला है रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसे आप थोड़ा सा इकोनॉमी में मान सकते हो अगर सब्सिडी की बात करो, लेकिन जब आप देखोगे ना रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी पॉलिसी, तो ये चीज़ें हमने इन जनरल साइंस टेक या फिर ज्योग्राफी में, रिसोर्स ज्योग्राफी में हम कवर करते हैं। देन ये क्वेश्चन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नया क्वेश्चन है, बट पहले 2009 में आई थिंक हबल टेलीस्कोप पूछा है, एंड प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, तो एक ये क्वेश्चन है, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, आप सिनॉप्सिस IAS की ये जो PDF है, इसे एक्सेस जब करोगे, इसमें देखना GS3 इकोनॉमी यहाँ पर, देन एग्रीकल्चर, इन सब हेडिंग्स में डिवाइडेड है। एग्रीकल्चर में आप देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देन साइंस टेक में है, एंड देन इन्वायरमेंट, और सेम वे में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसी तरह से चीज़ें की हुई हैं। सेम वे में इंटरनल सिक्योरिटी। ये फाइल अपडेटेड है 2022 तक, और ये डैशबोर्ड पर सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आपको मिलेगी, अगले 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। V5.2 आप देख लेना डाउनलोड करते हुए। ये जो लेक्चर है, पहले हम GS1 GS2 डिस्कशन कर चुके हैं। GS3 का मैंने वीडियो बना लिया था, बट कुछ चीज़ें मुझे वापस से इंक्लूड करनी थी, इसलिए मैं GS4 रिकॉर्ड करके वापस से GS3 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको आप एक्सेस कर सकते हो या MSGP MAB वाली प्लेलिस्ट में, एंड ये आपको गाइडेंस सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे वीडियोस। तो लेक्चर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, उसका पर्पस था कि आपको प्रूफ के साथ ही दिखा दूँ। कुछ लोगों को लगा क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा जंक एनालिसिस है, प्रीवियस से रिपीट नहीं करता, कोई फ़ायदा नहीं। तो इस लेक्चर का देखो पर्पस ये है, मैं आपसे 2-3 चीज़ें चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1 कि आपकी जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन आपको UPSC रिपीट करके थाली में सजा के नहीं दे देगा, बट कितने क्वेश्चन रिपीट करके देता है, ग्रेटर देन 50%। टॉपिक प्लस थीम, ये 2 चीज़ें तो रिपीट हो ही जाती है। कई बार वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हम GS1, 2 और 4 के पेपर्स में देख चुके हैं। दूसरा हमारा पर्पस होना चाहिए, मतलब पहला हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तीसरा इकोनॉमी का जो एक भूत सवार कर दिया गया, स्पेशली मृणाल सर बेसिकली इकोनॉमी के टीचर हैं, और मैक्सिमम लोग इकोनॉमी के लिए उन्हें फॉलो करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी कर लेता हूँ जब मुझे नहीं समझ में आता, गुरु तो मेरे भी हैं। बट उस टाइम पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, GS3 इज़ नॉट इक्वल टू इकोनॉमी। तो जब आप मृणाल सर को फॉलो करते हो तो ये इन 4 क्वेश्चन के लिए फॉलो करो, या इन 3 क्वेश्चन के लिए। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे में ज़रूर दिख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम इकोनॉमी में देख लेते हैं, राइट। तो ये हो गया, एंड क्वेश्चन सब देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखो तो 2 है, इसमें PPP पर एक क्वेश्चन है, देन दूसरा है रेलवे स्टेशन में इसका क्या रोल है। तो अगर आप मेरी इस PDF में जाओगे, यहाँ पर आप सर्च करना GS3 इकोनॉमी में, एंड यहाँ आपको टॉपिक मिलेगा इन्वेस्टमेंट मॉडल। इसमें देखो आप कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पूछा है PPP इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, ये पार्ट 1 है। यहाँ देखो PPP इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है आंसर डिफरेंट हो बट टॉपिक सेम है। मैं इसी जगह बात कर रहा हूँ आपसे कि क्या प्रीवियस ईयर से आप एक क्वेश्चन में +1 ला सकते हो।
अगर आप ये क्वेश्चन करके गए हो तो इसके फर्स्ट पार्ट में आप +1 ले आओगे, आई गेस सो, एटलीस्ट 0.5 तो ले आओगे एक्स्ट्रा, अदरवाइज आप जनरल आंसर लिखते हो सब लिख रहे हैं, ठीक है। तो पीपीपी कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पूछा, एक दूसरी डायमेंशन लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, जहाँ पर बहुत लंबी अवधि के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे। देन 2022 में ही ये गति शक्ति योजना GS2 में पूछा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ये योजना भी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही है। बस अगर आपको ये पता है कि इंफ्रा के लिए तो टॉपिक यही है, बस GS2 में क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे एक क्वेश्चन GS2 का GS3 में पूछा इस साल, वैसे ही GS3 का GS2 में पूछ लिया। तो ये हुआ पार्ट 1, आई गेस कि आप कर लोगे। एंड दूसरा पार्ट है कि रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो देखो नया है, लेकिन पहले क्या पूछा था, यहाँ पूछा रोल ऑफ पीपीपी इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे। आज के टाइम में ये न्यूज़ चल रही है, 2016-17 में चल रहा था, डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट अंडर पीपीपी, वो थीम थी, वही उस टाइम पे पूछा था, वही आज के टाइम में उन्होंने जो न्यूज़ है वो पूछ लिया। तो डेफिनेटली आपको न्यूज़ फॉलो करनी है, करंट अफेयर्स फॉलो करने, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट वाले क्वेश्चन को फॉलो करते, ऑब्वियसली आज के टाइम में क्या चल रहा है, रेलवेज़ के स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है, वाटर वेज हैं उनका, इस टाइम पे इतना न्यूज़ है नहीं कुछ खास। तो अगर ये पार्ट 2 बनता था तो रेलवे पे ही बनता था इस साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन है, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मार्केट इकोनॉमी में हो सकता है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये दोनों ही पार्ट आप देखोगे रिपीटेड से ही है। टॉपिक आप देखना है यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये वाला पार्ट, राइट। यहाँ देखो इसका पार्ट 1 हम देखते हैं कि क्या इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी में, बाजार अर्थव्यवस्था मतलब कैपिटलिज्म बेसिकली। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पूछा था 2014 में, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, कैपिटलिज्म से रिलेटेड है। वुड इट बी करेक्ट टू बिलीव एंड अडॉप्ट कैपिटलिज्म फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। अगर आप ये क्वेश्चन करके गए हो तो आप अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो, दूसरों से मच बेटर। एंड जब जनधन योजना लॉन्च हुई थी तब भी PMJDY की बात की थी कि इट इज़ नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड, ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस पे बात कर रहा था फाइनेंशियल इंक्लूजन के। वही क्वेश्चन तो अभी पूछा है आई गेस, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एक हॉट टॉपिक है, न्यूज़ में है, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको ऐसे टॉपिक्स करके जाने। आप दूसरों से 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरों से +6 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आओगे, ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी लिख ही लेंगे, इसमें 4 से 6 नंबर का लोग लिख लेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, या तो आपके पास रेडीमेड आंसर होगा, पॉइंट्स रेडी होंगे, तो आपका टाइम बचेगा, पहली चीज़ टाइम रिड्यूस हो रहा है। दूसरा हो सकता है आपने कोई फिगर बनाई हुई हो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इस तरह से आपने बना लिया हो, जनधन जैम ट्रिनिटी पहले से आपकी रेडी हो, कुछ ना कुछ तो रेडी होगा ही ना, वो आप +1 मार्क्स तो एक्स्ट्रा खींच ही सकते हो। और यही हमारी कहानी। अगर आप GS1 में 8 से 10, GS2 में भी इतने, 3-4 में भी इतने, तो पूरे GS 1, 2, 3, 4 में आप ला सकते हो, एटलीस्ट 35-40 नंबर एक्स्ट्रा खींच सकते हो, उसी में सारी कहानी है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसकी वजह से न्यू हेल्थ चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए स्टेप्स क्या हैं। तो अगर आप GS3 में से देखोगे तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में चले जाना, यहाँ आप कुछ ऐसा टॉपिक देख सकते हो जहाँ डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ ऐड कर दिया है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही स्टैटिक था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, राइट। जो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, ये मिलेंगे आपको GS 1 और 2 सोसाइटी, इसमें जाना आप हेल्थ में, हेल्थ GS2। यहाँ देखो पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं, राइट। एक तो हेल्थ पॉलिसी वगैरह पे क्वेश्चन पूछे, पॉज करके देख लेना, मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ देखो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मतलब क्या है, एज बढ़ रही है। गायरेट्रिक्स क्या है, ओल्ड एज, वृद्धावस्था, ठीक है। तो ओल्ड एज को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं, हेल्थ केयर पॉलिसी चाहिए। यहाँ पर क्या है, न्यू हेल्थ चैलेंजेस है, चैलेंजेस स्टेप्स क्या हो गया, पॉलिसी हो गया, चैलेंजेस क्या है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। तो ये हालांकि ऐसा कोई बहुत नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बस ये कहता हूँ रैंडम टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग की हो, चाहे वो सिनॉप्सिस की हो या फिर किसी भी बड़े से बड़े नाम वाली कोचिंग की, उसको करने से पहले प्रीवियस ईयर एटलीस्ट देख के तो चले जाओ, कुछ तो फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कर ले जाते हो, क्वेश्चन से ही आपको कई बार पॉइंटर्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम इकोनॉमी में देखें तो ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हुई है पिछले कुछ टाइम में लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से। एक क्वेश्चन ये है कि इसको एक्सप्लेन कर दो। दूसरा है कि आप एक ऐसा ग्रोथ पैटर्न बता दो जिससे ज़्यादा जॉब आएंगी विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप ढूंढना GS3 में, इकोनॉमी में, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में एम्प्लॉयमेंट टॉपिक मिलेगा। जब ये फाइल अपलोड होगी इसमें इंडेक्स रहेगा, वहाँ से सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, इनफैक्ट 2022 में GS2 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, वेलफेयर, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। GS3 का जो क्वेश्चन है
ये कहता है लेबर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब लेबर काम करने वाले हैं, ठीक। तो पहले भी आप देखो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम्स चल रही थी, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम, रेडिकल लेबर रिफॉर्म। ये क्यों चल रहा था? उस साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मेक इन इंडिया वैसे सक्सेस हो जाएगा। इस साल इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है वो इस वजह से हुई है। किसी एक साल कहा कि हम शेख ही तो मारते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है, बट वो कर क्या रहे हैं? एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है। अगर आप इन्फोसिस के हेड जो नारायण मूर्ति रहे हैं उनकी बात पे बिलीव करो तो 3% लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी है, 100 में से 3। एंड सिनॉप्सिस में भी हमें लोग मिलते नहीं हैं काम करने वाले आराम से, तो सच है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है? एम्प्लॉयबिलिटी हो गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया। 2016 में देखो क्या ब्यूटीफुल एक लाइन पूछी, केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर। तो इसके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते थे इंक्लूसिव ग्रोथ में? इसके लिए क्या मेजर्स है? तो लेबर प्रोडक्टिविटी की एक डायमेंशन ये है। तो अगर आप ये चीज़ें करके गए तो लेबर प्रोडक्टिविटी आपके लिए नया टॉपिक नहीं होना चाहिए। आपके पास कुछ डायमेंशन डेफिनेटली रहेंगे। आपको पता है कि डेमोग्राफी डिविडेंड पे बात करनी है, स्किल इंडिया प्रोग्राम पे बात करनी है, लेबर रिफॉर्म से बात करनी है, और इधर भी। एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी दिखेंगे। इन क्वेश्चंस को भी देख लेना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, राइट। एंड अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है कि ग्रोथ पैटर्न विच विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स। तो आपको एक ऐसा ग्रोथ पैटर्न बताना है जिससे ज़्यादा जॉब्स आएँ। तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, देख लेना। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आएगा, प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा नहीं है, बट फिर भी आपके पास कुछ इंसाइट्स ज़रूर रहेंगी। आई गेस कि ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो इकोनॉमी इतना डिफिकल्ट नहीं। सभी क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का अच्छा खासा रोल है, अपार्ट फ्रॉम ये 11th का पार्ट 2। तो जो पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था GS2 में कि क्या जंक एनालिसिस है, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, तो ठीक है, यहाँ पर आपके सामने सारी ये पिक्चर है, यहाँ देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि टाइम आपको अभी वेस्ट करना है इस चीज़ पर या फिर 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस देखते हैं। 4 क्वेश्चंस हैं एग्री से। पहला क्वेश्चन है चैलेंजेस क्या है PDS इंडिया में। दूसरा, इसको इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इकोनॉमी बंद कर देना, एग्री में चले जाना। एग्री में देख लेना PDS कहाँ है, टॉपिक नंबर 6। पहले तो आप एक ये सिलेबस की हेडिंग ही देख लेना, PDS ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन रिवैम्पिंग, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, चैलेंजेस। सिलेबस में क्या हेडिंग है, लिमिटेशन। तो एक तो आपको सिलेबस को ही देखना है। दूसरा, रिवैम्पिंग कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, ट्रांसपेरेंट। तो अगर आप सिलेबस के टॉपिक पे ही कुछ 4-5 पॉइंट करके गए हो तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। चलो ठीक है, प्रीवियस ईयर देखते हैं। चैलेंजेस ऑफ PDS, राइट। पहला ये 87 में क्वेश्चन पूछे, इसीलिए देखने चाहिए पिछले 40 साल के क्वेश्चन। इसके कंस्ट्रेंट्स पूछे। कंस्ट्रेंट क्या है, लिमिटेशन क्या है, उद्देश्य और बाधाएं, ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट। ये वाला क्वेश्चन पार्ट 1 हो गया। अगर आपको कंस्ट्रेंट पता है वही यहाँ लिख देना, सॉरी यहाँ पर लिख देना। दूसरा, इसे कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ 91 में पूछा था फैक्टर्स टू इंश्योर द सक्सेस। फिर वाधवा कमीशन की रिकमेंडेशन पूछी थी, वो भी इसको इफेक्टिव बनाने के लिए थी। ये रिवाइज्ड PDS था, ठीक है, इसे मैं छोड़ रहा हूँ, एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। देन रिफॉर्मेटिव स्टेप्स क्या लिए हैं ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। कीवर्ड तक यहाँ पर आपको सेम दिखेंगे कई जगह, तो इसीलिए प्रीवियस कर लेना प्लीज़। तो आपका 1 नंबर UPSC वाला जो एग्जामिनर है वो भी एक्स्ट्रा प्लीज़ करके दे देगा, प्लीज़ होके, खुश होके दे देगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ FPI इन इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो अगेन सिलेबस में एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देखने से पहले तो यही देख लेना, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, राइट। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो उन्होंने तो बस यही पूछा, फूड प्रोसेसिंग, सीधे सिलेबस पे ही क्वेश्चन बना दिया। तो देखो जो ये क्वेश्चन है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, इससे पहले क्या क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, सिग्निफिकेंस जैसे अगर आपको देखना है, फॉर एग्जांपल इसी को देख, सिग्निफिकेंस क्या, इनकम बढ़ेगी, एक ये सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ लिया, और हम क्या बात करें फिर, ठीक। देन फूड प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह से हेल्पफुल हो जाएंगी, ये क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड देन ऊपर भी देख लेना अगर कोई हो तो। देन स्कोप की बात की, तो स्कोप कहाँ तक है, फूड प्रोसेसिंग का स्कोप कहाँ तक है। तो उसके लिए एक तो आपको सिलेबस का ये टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक कि स्कोप से रिलेटेड डायरेक्टली कोई क्वेश्चन है, बट हाँ फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन हो गया, पॉलिसी, स्कोप में सब कुछ आता है ना। लोकलाइजेशन के फैक्टर ये एक स्कोप है, पॉलिसी हो गया, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़, ये सब स्कोप है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये 5 सब हेडिंग ही लिख दो ना, ऊपर भी होगा कि ये पुअर फार्मर तक क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इसका क्या रोल होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट में क्या रोल होगा। इस तरह से प्रीवियस ईयर का की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को
ब्यूटीफुली अटेम्प्ट कर सकते हो, एटलीस्ट बाकियों से बेटर। अगला क्वेश्चन, सिलेबस के कीवर्ड है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें बॉटलनेक क्या है, मतलब मार्केटिंग प्रोड्यूस का जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो कहाँ है ये टॉपिक, देखो ये रहा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो वही कॉन्स्ट्रेंट इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मेन बॉटलनेक। 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा था, कॉन्स्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ट्रांसपोर्ट का पार्ट है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एंड इनफैक्ट ये अभी हम फिर से देखते हैं इसकी दूसरी डायमेंशन। तो ट्रांसपोर्ट का पार्ट हो गया एंड ये तो ठीक ही है, सेम ही चीज़ है। अब ये टॉपिक आप यहाँ भी ट्रेस करना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ही, ये आपका एक बेस पार्ट है, ये अपस्ट्रीम जो पहले किया, डाउनस्ट्रीम बाद किया, राइट। तो पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सुपरमार्केट का क्या रोल है, तो ये एक नया क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और एनीवेज एससीएम तो बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा टॉपिक है, आई गेस सो आप कर ले जाओगे अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कैसे हेल्प करता है। नया क्वेश्चन है, बहुत लोग मतलब यूपीएससी को गालियाँ दे के आए हैं कि क्यों ये सब चीज़ें पूछते हो। ये सब चीज़ें इसलिए पूछता है क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर में जाओ, क्रॉप्स, मेजर क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न, यहाँ पर एक टॉपिक देखना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखो 2019 में ही पूछा है कि हाउ फार इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो एटलीस्ट आईएफएस तो लिख ही दोगे ना। होता क्या है, आईएफएस वैसे फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है, फॉरेन सर्विसेज भी होता है, बट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी होता है। ठीक, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए कहाँ तक हेल्पफुल है। ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा था, ये सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कहाँ तक हेल्पफुल है। अगर प्रोडक्शन हेल्प को सस्टेन आप करने में इसकी हेल्प ले गए तो फिर इन लोगों को भी आप हेल्प करा ले जाओगे। तो डायमेंशंस आप सोच लोगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नया क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर मैं ये खेती, एग्रीकल्चर, कृषि की कहानी पे आऊँ तो चाहे वो पीडीएस हो, एफपीआई हो, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर आईएफएस, इन चारों ही क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर का रोल देख सकते हो। यहाँ पर इनडायरेक्टली दिखता है 3.5 आउट ऑफ 4, इकोनॉमी में भी हमारे 3.5 आउट ऑफ 4, 7 हो गए। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है सेलुलोज का डिसइंटीग्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा, ना ही यहाँ पर पूछा है, ना ही ज्योग्राफी में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप चले जाना GS3 इन्वायरमेंट, यहाँ पर ये सब हेडिंग है, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, फलाना फलाना। देखो सिलेबस में तो GS3 में इतना लिखा है बस, कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंट की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी वाले ये पार्ट पढ़ लेना। ये हेडिंग्स वगैरह मैंने लिख दिए, यहाँ पर पढ़ लेना। ये सारे टॉपिक हैं जो पढ़ने होते हैं। ठीक, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड कर दिया है, राइट। जब हम लिग्निन, चिटिनिन, इन सब का डिसइंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, तो कई बार आप हो सकता है पढ़ ले जाओ सेलुलोज, कई बार हो सकता है ना पढ़ ले जाओ। अगर नहीं आता तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, 0 नंबर ले आना ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं पता तो नहीं आता होगा, लेकिन पता है प्रीलिम्स की नॉलेज से तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। तो प्रीलिम्स की चीज़ें भी आपको भूलनी नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस इन डिटेल फोटोकेमिकल स्मॉग। पहले कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन क्या आप कह सकते हो कि एक टफ क्वेश्चन है? नो, नॉट एट ऑल। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा GS3 में मिलेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में आप चले जाना, यहाँ पॉल्यूशन जनरल क्वेश्चंस हैं, देन रिवर पॉल्यूशन है, देन नॉइज़, देन ये रहा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे एयर पॉल्यूशन से अब तक, राइट। BS4 पर क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता मेगा सिटी है, लेकिन दिल्ली ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों है। NCAP की बात की थी, देन ये WHO का जो एयर क्वालिटी गाइडेंस है, ये तो हर बार अलग अलग क्वेश्चन ही पूछे हैं। लेकिन स्मॉग एक ऐसा क्वेश्चन है आपको पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट GS1 में भी हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, आपको पता है। अगर आपको पता है ना GS1 में क्या है, स्मॉग कैसे बनता है, ये वाली चीज़ अगर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, मैं उसको एक रेड कलर का दिल दूंगा, रेड कलर का दिल, हार्ट आपको कमेंट में मिल जाएगा, रख लेना उसको संभाल के। तो फोटोकेमिकल स्मॉग, इसको आपको डिटेल में डिस्कस करना है, खूब सारी डिटेल भर देना, 25-30 पेज, 2 ही पेज मिलेंगे एनीवेज। फॉर्मेशन, इफेक्ट, मिटिगेशन, साथ में गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। अगर प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। तो हाफ क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। प्रोटोकॉल्स वगैरह पूछता रहता है, ठीक है, पढ़ाओ तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर लोग गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल पढ़ते होंगे या इतने सीरियसली मेंस के लिए पढ़ते होंगे। ठीक है,
इतना परेशान होने की नीड नहीं। अगर आपको नहीं आता ना, मान के चलना कि जो जनता है, आम जनता, सेलेक्ट होने वाली जनता भी, वो इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट को थोड़ा बहुत हवा हवा ही लिख के आएंगे कि अच्छा इससे रिलेटेड ही कुछ होगा, या तो तुक्के में आप कुछ पॉइंट लिख दोगे। अगला क्वेश्चन, मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो जब हम देखो इन्वायरमेंट पढ़ते हैं या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हमेशा आप GS1 ज्योग्राफी की डायमेंशन ज़रूर ऐड करना। तो क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। वैसे कहाँ पूछा होगा ये क्वेश्चन? होगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, एंड ये फ्लड में मिलेगा आपको। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में ना ये टॉपिक दिए हैं, और यहाँ मैंने नोट भी किया हुआ आपके लिए, ध्यान रखना ताकि आप भूल ना जाओ। भूलते बहुत हो आप और फिर कहते हो कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। ये GS1 ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स ज़रूर रहेंगे, राइट। तो अभी मैं एस्पेक्ट्स भी बता देता हूँ कहाँ रहेंगे, लेकिन हम फ्लड में चलते हैं। फ्लड में जो क्वेश्चन पूछे हैं जनरल क्वेश्चन है। अर्बन फ्लड पे तो आप देखो क्वेश्चन फ्लडेड है, 2016 में 2 क्वेश्चन थे। देन क्लाउड बर्स्ट पर जो क्वेश्चन है पहले पूछा था NDMA की गाइडलाइंस, उसमें क्या मेजर्स मिटिगेशन के लिए 2017 में पूछ लिया था उत्तराखंड। इस साल भी आपने देखे होंगे रिसेंटली कुछ चीज़ें हुई थी, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं क्लाउड बर्स्ट के, हिमालयाज़ में हुए हैं। तो उनका मैकेनिज्म एंड अकरेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये बेसिकली GS1 का ही टॉपिक है। क्लाउड बर्स्ट कैसे बनते, ना आप ये एनवायरनमेंट में पढ़ते हो ना ही डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हो। सेम वे में अगर आप और क्वेश्चंस देखो, ड्रॉट्स के जो क्वेश्चन हैं, ड्रॉट कैसे आता है, कौन से एरिया ड्रॉट प्रोन है, ये सब आपके GS1 के क्वेश्चन। अर्थक्वेक और वॉल्केनो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है GS1 के क्वेश्चन है, आप पढ़ो ये क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी पे पूछा है, ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनो, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का है। देन लैंडस्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो मतलब पिछले साल मतलब डिट्टो, लैंडस्लाइड इन हिमालयाज वेस्टर्न घाट, हिमालयाज लैंडस्लाइड, देन लैंडस्लाइड हिमालय वेस्टर्न घाट, पिछले साल का क्वेश्चन 2021 में 2 बार पूछा है, राइट। तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था GS1 में, एंड यहाँ पूछा है GS3 में। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ये पूरी जो कथा कहानी है इसका पर्पज़ यही है, जब भी आप इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ो तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ज़रूर देखो, अदरवाइज स्मॉग में और क्लाउड बर्स्ट में आप बस्ट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटोकॉल पर यहाँ क्वेश्चन पूछा है, एक यहाँ पूछा है, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग। ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से बाद 30 + 30 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सीधे चलते हैं इन्वायरमेंट में, टॉपिक नंबर 4 ग्लोबल वार्मिंग। तो क्वेश्चन पढ़ो, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली इन्होंने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पूछा था कोरल लाइफ सिस्टम पे, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं जो आपने पहले पढ़ाना हो, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, बस ये आगे का इन्होंने पीछे कर दिया, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चन हुए, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एक क्वेश्चन, ये तो डिट्टो रिपीटेड है। दूसरा मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। अब जब भी ग्लोबल वार्मिंग के आप इफेक्ट पढ़ते हो, अगर जो ये 30 नंबर का क्वेश्चन है ना 2004 का, यहाँ पर 30 नंबर के लिए आपको सब डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। उसमें इफेक्ट की बात करोगे, रेमेडीज़ की बात करोगे, ठीक है। मेजर्स टू ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ GHG विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की लाइट जला दो, उसके बाद देखना बात, ठीक। तो क्योटो कितने क्वेश्चन है, क्योटो देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टेप्स टू चेक द सेम, ऊपर भी हैं ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लेना, ग्रीन हाउस से क्या मतलब है, इफेक्ट वगैरह क्या है। तो यही इनफैक्ट यहाँ पे क्या है, व्हाट आर इट्स इफेक्ट। ये क्वेश्चन तो आप देखो डिट्टो रिपीटेड है, रेड मार्क किया ही नहीं मैंने, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट पे इफेक्ट बताओगे ना, अब अपने घर पे तो बता नहीं दोगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे घर में माहौल हीटेड हो गया, वार्मिंग हो गई और पति पत्नी में झगड़े हुए और उन्होंने पड़ोसी को पीट दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो क्योटो प्रोटोकॉल की लाइट में ये तो मतलब पूरा ही क्वेश्चन रिपीटेड है, कर लो, आसान क्वेश्चन है, बट अगेन आपके पास एक एज ज़रूर रहेगा, मेरा कहने का मतलब इतना ही है। अगला क्वेश्चन एक न्यू क्वेश्चन है, कोस्टल इरोजन। सुनामी से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आए थे ना, उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत चला था, कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक। तो इसको आप या तो सुनामी में पढ़ लो, बट ये सुनामी का क्योंकि क्वेश्चन है नहीं, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के जो जनरल क्वेश्चंस हैं वहीं इसको इंक्लूड कर दिया है। तो इससे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में अलग अलग चीज़ें पूछी हुई हैं। ये रहा रिसेंट इनिशिएटिव, यहाँ है कोस्टल इरोजन, एंड कोस्टल इरोजन की जो मिटिगेशन टेक्निक्स हैं उसमें से आधी जो सेम है वो सुनामी से सेम है, मिलती जुलती है। तो 2017 में सुनामी पे एक क्वेश्चन पूछा था। तो कुछ गाइडलाइंस ज़रूर हैं जो प्रिपेयर्डनेस बताएंगी सुनामी को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स लगा दो, ये ग्रोइंस वगैरह लगा दो, ये पत्थर रख दो, ठीक है, बीच डिवाइड कर दो ताकि वेव्स की एनर्जी वगैरह घट जाए, तो कोस्टल इरोजन वगैरह रुक जाएगा। तो सुनामी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसे हम डाल सकते हैं कोस्टल इरोजन।
तो इस क्वेश्चन को मैंने अपडेट यहीं कर दिया, सुनामी एंड कोस्टल मैनेजमेंट एक साथ ही तैयार कर लेना है क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में इतने क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, हो सकता है आप इसमें 0 नंबर ले आओ। देन फोटोकेमिकल स्मॉग में दूसरे पार्ट में हो सकता है 0 नंबर ले आओ, बट फर्स्ट पार्ट आपको आना चाहिए। एंड इसमें क्या है, डिस्कस इन डिटेल फॉर्मेशन इफेक्ट एंड मिटिगेशन। तो ऑब्वियसली इसमें आपको मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा नंबर होंगे, ये 6 मार्क्स का होगा या 7 मार्क्स का होगा, ये 3 नंबर का होगा, हो सकता है ऐसा, या हो सकता है 5-5 का हो। मैं मान लेता हूँ 5 नंबर आप इसमें नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, 10 यहाँ नहीं, 5 यहाँ नहीं। क्लाउड बस्ट कर लोगे, ग्लोबल वार्मिंग पूरा कर लोगे, कोस्टल इरोजन ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं हो तो ये भी कर लोगे। तो 15 नंबर आप यहाँ पर मान सकते हो जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं आता। यहाँ तो क्या है, प्रीवियस ऐसे रिपीटेड नहीं थे इकोनॉमी एग्री में, बट आप कर सकते थे। ठीक है, चलो ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसकी बात करते हैं, एंड लिंकेजेस बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसकी बात करते हैं। तो सिलेबस में GS3 इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ है, एंड ये टॉपिक नंबर 8 दिखेगा आपको, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। तो अगर आप क्वेश्चंस देखो, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है कि डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। सिलेबस का टॉपिक ही देख लो, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन है ना, पिछले साल भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये मिलेगा रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट। हाँ, पहले कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था इससे एक्सटर्नल स्टेट इस हेडिंग से डायरेक्टली, तो इन्होंने पिछले साल एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था सिलेबस हेडिंग से डायरेक्टली, एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। यहाँ भी वही कहानी है। ठीक है, तो सिलेबस की हेडिंग उठा के भी पूछ सकता है, आप ये ध्यान रखना, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। आई थिंक 2018 का क्वेश्चन, 80 का क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही सा दिख रहा है, चेक कर लेना। आई होप कि काफ़ी सिमिलर ही है, हाँ सिमिलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, और इसके लिए इनिशिएटिव्स क्या है। देखो, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है सिलेबस में डायरेक्ट नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के इंडिया के, एक लैंड बॉर्डर है, एक मैरीन बॉर्डर है। तो जब भी आपसे मैरीन या लैंड बॉर्डर की बात करें तो हमेशा आपको बॉर्डर के क्वेश्चंस में दोनों डायमेंशन डालनी है। यहाँ क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है इंडिया में, इससे पहले पूछा था, ब्रॉड क्वेश्चन पूछा था ना, बॉर्डर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, बस उसमें आप जो चैलेंजेस है ना, इसमें लैंड और मैरीन वाले वो उठा के बस लैंड वाले छोड़ के मैरीन वाले यहाँ लिख देना, कर लोगे। देन सेम वे में ऐसे ही बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट में स्टेप्स क्या हैं, जैसे लोकल का सपोर्ट वगैरह, एक ये डायमेंशन भी आपके पास आ जाएगी, लोकल बहुत सपोर्ट करते हैं तो मैरीटाइम सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। स्पेशली आप देखो साउथ इंडिया में श्रीलंका के कोस्ट पे ये चीज़ें दिखेंगी। तो जब आप मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हो आपको सारे इंसिडेंट्स की बात करनी चाहिए, इंक्लूडिंग ताज होटल का जो इंसिडेंट था, या फिर जो अभी कोस्टल गार्ड को लेके चीज़ें न्यूज़ में आई हैं, सब कुछ। ठीक, दूसरा जो पार्ट है, हाँ एक क्वेश्चन इन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर पहले पूछा हुआ है, क्वेश्चन की डायमेंशन बहुत अलग थी। उस साल पता क्या हुआ था कि कुछ हाई रिस्क एरिया पायरेसी के लिए ग्लोबली मूव बनाए जाते, डिमार्केट किए जाते हैं। 2012 में क्या किया था, इंडिया है ना, इंडिया कुछ ऐसे है गुजरात में, देन यहाँ कुछ ऐसे है, ये कोलकाता हो गया। इन्होंने क्या किया था कि हाँ उस साल ये जो पायरेसी एरिया था 68 इंडिया का लगभग ये है, 65 कहीं यहाँ रहा होगा 60 डिग्री ईस्ट, वहाँ से मूव कर दिया 78 इंडिया में ना, ये मिड वाला पोर्शन लगभग 76 है, तो जो ये बॉटम की टिप है यहाँ कहीं 78 है। तो पायरेसी की लाइन ना यहाँ से उठा के यहाँ मूव कर दी थी, तो उसके क्या इम्पैक्ट थे। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे डायरेक्टली तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट इस क्वेश्चन से आपका यहाँ आंसर नहीं बनेगा, आंसर बनेगा बॉर्डर मैनेजमेंट वाले से ही। जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया मैरीन एरिया में या इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो अगर आप एक डायमेंशन वो GS2 की लाना चाहो तो देख सकते हो, पहले म्यांमार बांग्लादेश में कुछ ऐसा था क्वेश्चन, साउथ चाइना सी में भी ऐसा कुछ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर टाइम बचे और आप ऐड करना चाहो, आप रिलेट कर पाओ तो ही इसको इंक्लूड करना कर देना। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और बताओ कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हम बना पाए हैं कि नहीं, किस हद तक बना पाए हैं, एग्जामिन द एक्सटेंट, किस हद तक बनाया। तो साइबर सिक्योरिटी का जो टॉपिक है सिलेबस में डायरेक्ट मिलेगा आपको, एंड ये मिलेगा आपको बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यहाँ है, यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि क्या हम एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या पॉलिसी बना पाए हैं। पहले के जो क्वेश्चन है डेफिनेटली टोन तो अलग होगी,
आंसर की, बट नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 पे पूछा है, देन थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक, इसके सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे बात की, एंड साइबर सिक्योरिटी पे इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लेना पॉज करके, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से लिखोगे। इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर हर साल आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो आप 2017 में क्वेश्चन पूछा, 18 में पूछा, 19 का क्वेश्चन थोड़ा अलग था साइबर डोम, बट 20, 21 उससे पहले 15, तो ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्या क्या एलिमेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, डिफरेंट डायमेंशंस तो आप यहीं से ले लोगे। साइबर टेररिज्म है, साइबर वॉरफेयर है, देन यहाँ पर डिजिटल आर्म फोर्स इसकी बात कर सकते हो, देन डेटा सिक्योरिटी, BN श्री कृष्णा कमेटी एक ये है, टाइप ऑफ साइबर क्राइम मेजर्स, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारे डायमेंशन मिल जाएंगे। हालांकि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग है और इस पर आपको ध्यान देनी चाहिए, कर लोगे प्रीवियस ईयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नक्सलिज्म। क्वेश्चन इसका पार्ट 1 नहीं है। पार्ट 1 में क्या इन्होंने बताया कि नक्सलिज्म एक सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू है जिससे इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट आ रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में? ये वाले यहाँ से यहाँ तक के कॉन्टेक्स्ट में। इस कॉन्टेक्स्ट में लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 को डिस्कस कर देते हैं, फिर कहते हैं नंबर नहीं है। 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने आधे में तो ये इंट्रोडक्शन में ये वाला एक्सप्लेन करके भर दिया पूरा आंसर। In this context, discuss the emerging issues and multi-layered strategy बताओ नक्सलिज्म के लिए। तो नक्सलिज्म डायरेक्टली आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट जब आप GS3 में जाओगे, पहला टॉपिक है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यहाँ आपको एक सब टॉपिक नक्सलिज्म या LWE ज़रूर मिल जाएगा। देखो इमर्जिंग इश्यूज़ क्या हैं, आपको आज की डेट के इश्यूज़ बताने हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले इश्यूज़ वगैरह पे क्वेश्चन पूछे ही हैं। यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ LWE पूछा है, देन इससे पहले एक इशू ऑफ 244, मतलब आपने पढ़ा होगा कि बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री बना रहे हैं या फिर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ रिहेबिलिटेशन की बात करते ही नहीं है, वहाँ पे नक्सलिज्म आ रहा है। एंड कुछ इश्यूज़ तो ये हैं सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आपको पता ही है। तो इमर्जिंग इश्यूज़ आपको डिस्कस करने थे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आप ज़रूर करोगे। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, मल्टीलेटरल स्ट्रेटजी टू टैकल, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्ट्रेटजी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच, यानी कि स्ट्रेटजी क्या है, यहाँ पर स्ट्रेटजीज़ क्या है। तो अगर आपने स्ट्रेटजीज़ कर ली हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी आप पढ़ ली हैं, तो एक स्ट्रेटजी यहाँ पे छाप देना। इंग्लिश में कहते हैं छापना, हिंदी में कहते हैं कॉपी पेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई गेस की इंटरनल सिक्योरिटी डन। साइंस टेक के क्वेश्चंस देखते हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों ही बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो अगेन GS1 में हमने कवर किया है, सिनॉप्सिस IAS में, एटलीस्ट GS3 में भी पढ़ते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? देखो GS3 में अगर आप इसको ट्रेस करना चाहो ना, तो ये मिलेगा इस टॉपिक में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, फलाना फलाना। बट ये जो क्वेश्चन है इसको हमने कवर किया GS1 ज्योग्राफी में, रिसोर्स ज्योग्राफी में। एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल है, देन यहाँ पर कुछ सब टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियर, सोलर, देन एनर्जी क्राइसिस एंड दिस, तो यहाँ आपको मिलेगा, ठीक। तो देखो 2030 तक हम कर पाएंगे कि नहीं, 50%। 2018 में क्या पूछा था, SDG, ठीक, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में SDG कब तक के लिए, 2030 के लिए। तो अगर आप SDG अचीव कर पा रहे हो तो ये भी अचीव कर लोगे। तो पहला तो ये है। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। एंड अगला क्या है, शिफ्ट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल। आपने देखा हो रिसेंटली बहुत सारी सब्सिडीज़ दी गई हैं, सोलर प्लांट लगाने पे, आपको घर में सोलर बैटरी लगानी है तो सब्सिडी मिल रही है। पहले फॉसिल पे देते थे, अब वो आप देख रहे हो रिसेंट टाइम में पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ रहे हैं, शतक मार दिया, सेंचुरी मार दी। बट सोलर जो डिवाइस है, सोलर किट है, वो आप खरीदने जाओ आपको आसानी से मिल जाएगी, सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। इसे GS3 के सब्सिडी टॉपिक से मत कंपेयर कर लेना, GS3 में एग्रीकल्चर और MSP के कॉन्टेक्स्ट में है वो सब्सिडी का टॉपिक, ठीक है। तो सब्सिडी क्या है, एक पॉलिसी है। तो रिसेंट पॉलिसी, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सोचना है, सोच के लिखना है, वहीं के वहीं आप इसका आंसर करोगे। लेकिन पहले पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, क्या अप्रोच रहेंगी जिससे आप कंट्री की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को पूरा कर लोगे। सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी, SDG के बारे में पूछा है, एनर्जी इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी पॉलिसी, ठीक। देन कुछ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये सारे चीज़ें हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में अगर आपको जानते हो तो कमेंट सेक्शन में, CS कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो, आपको मैं दूसरा दिल भी दूंगा, एक आपको रेड दिल दूंगा, एक ब्लू दिल मिलेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पहले कभी नहीं पूछा ये क्वेश्चन, लेकिन क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं।
साइंस टेक का क्वेश्चन है। साइंस टेक में ये मिलेगा आपको जो मैंने लिखे हैं स्पेस टेक में, एंड स्पेस टेक में भी यहाँ जाना आप आई थिंक सैटेलाइट में, हाँ सैटेलाइट एंड स्पेस क्राफ्ट। तो 2009 में टॉपिक न्यूज़ में था हबल स्पेस टेलीस्कोप, इस साल न्यूज़ में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर टेलीस्कोप से मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले पूछा है अब भी पूछ सकता है, ऑर्बिट के बारे में, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में, या फिर इनसेट, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर स्पेस डिब्रीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फिर बाकी चीज़ों पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये क्या इसके यूनिक फीचर है जो सुपीरियर बनाते हैं, पहले के जो स्पेस टेलीस्कोप थे उन पे इम्प्रूवमेंट की ही बात की है, ठीक है। देन अगला की गोल्स क्या हैं, देन पोटेंशियल बेनिफिट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए। साल भर न्यूज़ में रहा है, वैसे नया टॉपिक नहीं है, हालांकि प्रीवियस ऐसे रिपीटेड आप नहीं कह सकते। देन बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट। तो वैक्सीन कहाँ आती है, आप इसे हेल्थ टेक में भी देख सकते हो, बट आई गेस मैंने इसको ऐड किया बायोटेक में, वैक्सीन इम्यूनाइजेशन बायोटेक में आप देख लेना। वैक्सीन डेवलपमेंट लगातार न्यूज़ में रही है, 2 साल में पूरा लोगों ने कोचिंग में अपनी करंट अफेयर्स में सब कुछ पूरा वैक्सीन कैसे बनती है, क्या क्या करना है, पोथे भर दिए। हमने भी थोड़े से पोथे तो भरे ही हैं, तो क्योंकि सिनॉप्सिस नाम है तो थोड़ा सिनॉप्टिक वे में भरने होते हैं, आपको 20-20 पेज के नोट्स तो नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल्स क्या है वैक्सीन डेवलपमेंट के, ये तो आप मेरी साइंस टेक की प्रीलिम्स वाली प्लेलिस्ट देख लेना, वहीं मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह की वैक्सीन है, कैसे बनाई जाती है, सब कुछ बताया। वैक्सीन काम कैसे करती है, क्या अप्रोचेज हैं, एंड इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की क्या अप्रोच रही है। पहले वैक्सीन से रिलेटेड यहाँ डीपीटी पे पूछा है, फिर एक और पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था तो आ गया, राइट। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर से आपको जहाँ डायरेक्टली हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 12 में, और यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगी। तो अगर हम देखें कितने क्वेश्चंस रिपीटेड है या फिर जहाँ प्रीवियस ईयर आपको हेल्प करते हैं, तो इकोनॉमी में हमने देखा था 3.5, लगभग हम सारे ही कर सकते थे, ये GS2 का क्वेश्चन हो गया। एग्रीकल्चर में भी हमने कहा था कि 3.5, ये वाला अगर हम इग्नोर भी कर दें तो। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला और इसका सेकंड पार्ट उतना डायरेक्ट नहीं है। कोस्टल इरोजन सुनामी के पॉइंटर्स लिख सकते हो, बट आप कहोगे कि यार आंसर डिफरेंट है, तो ठीक है इसको आप छोड़ो। एंड सिक्योरिटी में आपने देख ही लिया, सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एंड ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हो जाएंगे। एंड साइंस टेक में आप प्रीवियस ईयर प्लस साइंस टेक में करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दो ना, क्या चल रहा है, वैक्सीन चल रही है, टेलीस्कोप चल रहा है लगातार, तो कर ले जाओगे। ये रोल है, सिलेबस पढ़ो, टू द पॉइंट, कट टू कट टॉपिक्स पढ़ते जाओ, आपका काम चलता जाएगा, ठीक है। तो ये था GS3 का पेपर डिस्कशन, एंड यूट्यूब पर ये दोनों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, GS4 का एंड GS3 होपफुली आज ही रिलीज़ हो जाएंगे। मेन सीट गारंटी प्रोग्राम एंड MAB की प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करना। MSGP हम प्रीलिम्स के लिए जल्दी स्टार्ट करेंगे, एंड ये वाली PDF एक बार आप देख लेना फ्री रिसोर्सेज में, जो आपके काम आए वो आप डाउनलोड कर लेना। तो कैसा था ये लेक्चर, एंड जो भी आपके प्लस माइनस कमेंट्स हों ज़रूर बताना।